हेलो एवरीवन। सो सीडीएसएल के Q4 के रिजल्ट्स आ गए। सो देखेंगे कंपनी के नंबर्स कैसे हैं एंड यहां से आएगा कैसा आउटलुक लगता है इस बिजनेस का। सो डायरेक्ट रिजल्ट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं इस कंपनी का। तो रेवेन्यू वगैरह के नंबर्स बाद में देखेंगे, बट मेनली अगर आप समझो तो सीडीएसएल का रेवेन्यू किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहला डीमैट अकाउंट नंबर, किस तरीके से डीमैट के नंबर्स ओपन हो रहे हैं, डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। देन आपका ट्रांजेक्शन किस तरीके से हो रहा है मार्केट में, एंड उसके साथ में आईपीओ का कैसा मोमेंटम है। सो सबसे पहले अगर आप इनका डीमैट अकाउंट का नंबर देखोगे तो 64 लाख टोटल डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं Q4 के अंदर। ये नंबर अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें या वाई वाई कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स उसमें तो नेगेटिव ग्रोथ दिखता ही है। बट इनफैक्ट अगर आप लास्ट 7 क्वार्टर्स का डेटा देखोगे सीडीएसएल का, तो ये जो नंबर है लास्ट 7 क्वार्टर्स में सबसे लोएस्ट नंबर है सीडीएसएल के लिए। इससे पहले जो सबसे लो डीमैट अकाउंट ओपन हुआ था सीडीएसएल के लिए वो Q1 ऑफ FY24 के अंदर हुआ था। यानी कैलेंडर ईयर 2023 का जो अप्रैल से जून का जो क्वार्टर था उसमें सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट ओपन हुए थे सीडीएसएल के लिए। आई थिंक 52 लाख के आसपास वो नंबर था। उसके बाद से अब लगभग 2 साल का टाइम हो गया जब हमको ये इतना लो नंबर देखने को मिला है। तो वहीं से हमको समझ में आता है कि पिछला 1.5-2 साल जो है वो इस बिजनेस के लिए कितना हाई ग्रोथ वाला रहा। एंड अब कंसिस्टेंटली ये सेकंड ऐसा क्वार्टर है जहां पे बहुत बड़ा नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद में डीमैट कस्टडी, इसका भी वैल्यू गिर गया है। डीमैट कस्टडी क्या होता है, आपका मेरा जो स्टॉक्स है, जो सिक्योरिटीज है, उसकी मार्केट वैल्यू। तो लास्ट 6-7 मंथ्स में मार्केट में ही ऐसा करेक्शन है तो डेफिनेटली इसकी भी वैल्यू घट जाती है। देन अगर हम सीधे रेवेन्यू वगैरह के नंबर देखें सीडीएसएल के, तो इसमें एक्चुअली अदर इनकम भी इंक्लूडेड है, लेकिन इसको एक्सक्लूड करके देखेंगे तो वाई वाई अगर आप रेवेन्यू देखोगे सीडीएसएल का, सो आपको दिखेगा 4-5% का फॉल है। लेकिन अदर इनकम को एक्सक्लूड करके देखें तो 7% का डिक्लाइन है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। बट हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि ये जो मॉडल्स हैं, कैपिटल मार्केट के जो बिजनेसेस हैं, ब्रोकिंग मॉडल्स हो गए, आपका कैम्स के फिनटेक टाइप बिजनेसेस हो गए, इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू देखना ज्यादा बेटर पिक्चर हमको शो करेगा। बिकॉज वाई वाई में हमेशा जो नंबर है, जो बिजनेस का डायरेक्शन है, वो समझ में नहीं आएगा। जैसे आई रिमेंबर लास्ट क्वार्टर में जब हमने इनको एनालाइज किया था तो काफी सारे लोग बहुत एग्रेशन के साथ में आए थे कि सीडीएसएल का रिजल्ट तो अच्छा है, आई मीन 30% का ग्रोथ है, तो रिजल्ट खराब कैसे हुआ। सो वाई वाई आप देखोगे तो बिल्कुल 30% का ग्रोथ दिखेगा। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने वहां पे डिस्कस किया था तो वो एक सेंस बन रहा था कि बिजनेस का जो डायरेक्शन है वो थोड़े से खराब दिशा में जा रहा है, बिकॉज इनका सब कुछ नंबर जो है वो गिरता जा रहा है। तो वही चीज है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा बेटर पिक्चर देता है। यहां भी आप देखोगे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 19% गिरा है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। इनफैक्ट लास्ट 12 क्वार्टर्स का अगर आप डेटा देखोगे, यानी पिछले 3 साल का डेटा देखोगे, तो ये फर्स्ट टाइम है जहां पे सीडीएसएल के लिए 2 कंसेक्यूटिव ऐसे क्वार्टर्स आए हैं जहां पे इनका रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे हाई डबल डिजिट से नेगेटिवली ग्रो किया है। Q3 में भी Q2 के कंपैरिजन में 14% का रेवेन्यू में डिक्लाइन था, और अभी Q4 में भी Q3 के कंपैरिजन में 19-20% से कंपनी का रेवेन्यू करा है। तो ये रेवेन्यू पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। नाउ रेवेन्यू पे इंपैक्ट क्यों पड़ा है, जो भी इनके रेवेन्यू के सोर्सेस हैं 4-5, उनमें से किस किस सेगमेंट में सबसे ज्यादा इंपैक्ट है। तो सबसे पहले इनका रेवेन्यू का सोर्स है एनुअल इश्यूअर इनकम। ये एनुअल इश्यूअर इनकम क्या होता है, तो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल मेरे मेरे पोर्टफोलियो में अगर रिलायंस का स्टॉक है, सिमिलरली रिलायंस का जो स्टॉक जितने भी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो सीडीएसएल पर फोलियो के अकॉर्डिंग जो है वो रिलायंस से एक एक फी चार्ज करता है, और वो सेम हर एक कंपनी से उसी उसी के अकॉर्डिंग चार्ज करता है फोलियो के बेसिस पे। तो ये जो इनकम है ये थोड़ा सा स्टेडी इनकम होता है, स्टेबल इनकम होता है सीडीएसएल के लिए, बिकॉज इसमें सिक्लिकलिटी का फ्लेवर काफी कम है। ऑफ कोर्स जब डीमैट अकाउंट बहुत फास्ट पेस पे ओपन होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पोर्टफोलियो में एक एक कंपनी का स्टॉक होगा, तो सीडीएसएल का ये वाला इनकम भी ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा। लेकिन जब ऐसी मार्केट भी होगी तब भी इस इनकम पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आप देखोगे वाई वाई इसमें अभी भी ग्रोथ अच्छा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। बिकॉज हमारे यहाँ पे हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि रिटेलर्स की तो मेंटालिटी ऐसी होती है कि अगर किसी स्टॉक में स्टक हो गए हैं, सो इरिस्पेक्टिव की बिजनेस कैसा कर रहा है, हमको तो वो बेचना नहीं है जब तक वो हमारे बाय प्राइस पे नहीं आ जाता। तो मेरे पोर्टफोलियो में है, इसका मतलब सीडीएसएल उसको पर फोलियो बेसिस पे चार्ज कर सकता है कंपनी से। तो ये वाला इनकम इनके लिए थोड़ा सा स्टेडी इनकम है, स्टेबल इनकम है। देन सेकंड पार्ट अगर हम देखें ट्रांजैक्शन चार्जेस, सो ट्रांजैक्शन चार्जेस को अगर आप देखोगे वाई ओ वाई तो ऑलमोस्ट 30% का फॉल है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 14-15% से ये नंबर डिक्लाइन हुआ है। ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या होता है, तो जैसे मेरे पास में मेरे डीमैट में जो भी स्टॉक पड़ा है, तो जब भी मैं उसको सेल करने जाऊंगा
CDSL जो है वो एक डिपॉजिटरी चार्ज करता है, डिपॉजिटरी फी चार्ज करता है, वही हो जाता है आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस। बिकॉज मैंने जब ट्रांजैक्ट किया तो उस ट्रांजैक्शन के ऊपर वो चार्ज कर रहा है CDSL, तो इसीलिए उसको ट्रांजैक्शन चार्जेस बोला जाता है। अब ये भी अगर आप लॉजिक लगाओ तो कब ज्यादा होगा, जब मार्केट का मोमेंटम अच्छा होगा, जब बाइंग सेलिंग ज्यादा होगी। अभी जैसा मार्केट है उसमें ना तो बाइंग हो रही है ना सेलिंग हो रही है, आई मीन काफी ठंडा काइंड ऑफ मार्केट है। तो इसीलिए CDSL का ये वाला जो सेगमेंट है इसमें काफी ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है। इनफैक्ट Q2 में हमने जब इस कंपनी का कॉन एनालिसिस किया था वहां पे ये डिस्कस भी किया था कि ये ट्रांजैक्शन चार्जेस वाला जो सेगमेंट है इस कंपनी का, ये ऑलमोस्ट पीक के आसपास है। और यहां से जब भी ये नेगेटिवली ग्रो करना मतलब नेगेटिव ग्रोथ आना इसमें स्टार्ट होगा, कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू पे इंपैक्ट दिखना हमको स्टार्ट हो जाएगा। उस टाइम पे तो ऑफ कोर्स किसी को आइडिया था नहीं कि मार्केट में ऐसा करेक्शन आने वाला है, लेकिन ये जो सिक्लिकलिटी है इस सेगमेंट की वो बिल्कुल हमको समझ में आता है कि अगर ये पीक पे है तो जब भी इसमें नेगेटिव इंपैक्ट आएगा कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू पे उसका इंपैक्ट दिखेगा हमको। थर्ड आप देखोगे तो कंपनी का IPO एंड कॉर्पोरेट एक्शन। अब अप्रैल से दिसंबर का अगर आप टाइम देखोगे, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, लास्ट कैलेंडर ईयर का, तो हर मंथ में हम देख रहे थे कि किसी ना किसी बड़ी कंपनी का IPO आ रहा था। बजाज हाउसिंग का IPO आया, विशाल मेगा मार्ट का IPO आया, IGIL का IPO आया, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज का IPO आया। लेकिन अभी अगर आप लास्ट 4-5 मंथ्स का टाइम देखोगे तो हार्डली कोई बड़ा IPO सुनने को मिलता है। छोटी कंपनीज का भी IPO नहीं आ रहा है ऐसी मार्केट में। तो जब IPO ही आने बंद हो गए हैं तो ऑफकोर्स वहां से जो आपको इनकम आती है उसमें भी नेगेटिव ग्रोथ आएगा। सो आप चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो या YOY देखो, इस YOY तो फ्लैट है, ऑल दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में लगभग 55% का फॉल देखने को मिल रहा है इसके अंदर। एंड लास्टली ऑनलाइन डेटा चार्जेस। सो ऑनलाइन डेटा चार्जेस क्या होता है, तो CDSL की एक सब्सिडरी है CVL KRA। CVL KRA क्या करता है, आपका मेरा जितने भी इन्वेस्टर्स हैं हम सबका जो KYC का डेटा है, KYC का जो रिकॉर्ड है वो CVL KRA मैनेज करता है। एक तरीके का लाइब्रेरी है बनाया है इन्होंने, जहां पे सारे इन्वेस्टर्स का KYC का डेटा ये मैनेज करते हैं, होल्ड करते हैं। सो कल को चल के जब भी आप किसी ब्रोकर के पास में एक अपना डीमैट अकाउंट ओपन करोगे तो आपका जो ब्रोकर है वो CVL KRA के पास में आएगा आपका KYC डेटा फेच करने के लिए, और CVL KRA उसके अगेंस्ट में उनसे एक फी चार्ज करेगा। सो उसी को बोलते हैं ऑनलाइन डेटा चार्जेस। अब चाहे आप डीमैट अकाउंट ओपन करो या फिर किसी न्यू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो या कोई नई इंश्योरेंस पॉलिसी में आप परचेज करो, सबके लिए KYC का डेटा फेच करना तो आज के टाइम पे मैंडेटरी है। तो वहां से CDSL को एक तरीके से इनकम आता है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो तो ये वाला इनकम भी कब ज्यादा ग्रो करेगा CDSL के लिए, ऑफकोर्स जब मार्केट में नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट काफी फास्ट पेस पे ग्रो कर रहे होंगे। क्योंकि जितने ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन होंगे उतना ज्यादा ब्रोकर जो है वो CDSL के पास में आएंगे KYC डेटा फेच करने के लिए। जब मार्केट का मोमेंटम अच्छा होगा, सेंटीमेंट अच्छा होगा और SIP का नंबर रिकॉर्ड लेवल पे होगा जो ऑलमोस्ट दिसंबर तक का टाइम था, तो जितनी न्यू SIPs आएंगी, जितने नए नए स्कीम्स में लोग इन्वेस्ट करेंगे, जितना नया NFO आएगा, जितने ज्यादा IPOs आएंगे, बिकॉज IPO के टाइम पे भी तो लोग काफी सारे डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। LIC का IPO देखो आप, या बजाज हाउसिंग का IPO देखो। सो बहुत सारे लोग हैं जो IPO की वजह से सिर्फ डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। तो उन सारे फेसेस में CDSL का ये वाला जो इनकम है ये काफी फास्ट पेस पे ग्रो करेगा। अभी जैसी मार्केट है इसमें ना तो डीमैट अकाउंट ओपन हो रहा है, ना कोई AMC नया NFO लेके आ रही है, ना IPO आ रहा है, तो एक तरीके का वही ठंडा मार्केट है। सो इसीलिए इसमें भी हमको नेगेटिव ग्रोथ दिख रहा है YOY क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लगभग 26-27% से इसका भी जो इनकम है वो डी ग्रो हुआ है। सो अगर हम सिर्फ एनुअल इश्योर इनकम को एक्सक्लूड कर दे जो कि लगभग 1/3 है इनके टोटल रेवेन्यू का, तो ऑलमोस्ट हर एक सेगमेंट कंपनी का 25-30% से नेगेटिवली डी ग्रो हुआ है। इसीलिए कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू पे ऐसा इंपैक्ट देखने को मिला है। प्लस CDSL का जो मॉडल है काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है ये, और इनके जो एक्सपेंसेस है वो फिक्स्ड रहते हैं। सो इररिस्पेक्टिव की बिजनेस कैसा कर रहा हो, बिजनेस का ग्रोथ अच्छा हो बुरा हो, इस कंपनी को अपने टेक के ऊपर, अपने अपने अपग्रेडेशन के ऊपर लगातार इन्वेस्ट करते रहना पड़ता है। तो आप देखोगे इनका जो एक्सपेंस वाला पार्ट है उसमें इतना ज्यादा चेंजेस नहीं आया, जबकि रेवेन्यू कंपनी की कंसिस्टेंटली गिर रहे हैं लास्ट 2 क्वार्टर से। तो एंड मैनेजमेंट भी बिल्कुल इस चीज को काफी काफी अच्छे से क्लियर करता है कि हमारा ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं है, हमारा स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस है। सो वही हमको इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ तो उन्होंने मार्जिन के नंबर दिए नहीं है, लेकिन कंपनी की जो बिट्टा मार्जिन है वो 61% से 49% आ गए हैं। लास्ट क्वार्टर में 59% था, अब 49% आ गया है। और पैट भी आपको दिखेगा YOY क्वार्टर ऑन क्वार्टर 22-23% से गिरा है। सो ये पूरा रिजल्ट वाला पार्ट था CDSL का। नाउ अभी आप बहुत जगह परसेप्शन देखोगे जहां पे बोला जा रहा है कि ये तो वर्स्ट हो गया, CDSL का बॉटम बन गया, यहां से रिकवरी आएगा। लेकिन एक्चुअली में अगर हम देखें और रैशनली थोड़ा सा सोचें तो ऐसा अभी दिखता नहीं है।
हाँ, मे बी ये बिल्कुल हो सकता है कि जो वर्स्ट पार्ट था वो अब हो चुका है, लेकिन क्या यहां से रिकवरी स्टार्ट होगा इसका अभी कोई क्लियर साइन नहीं है, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू है उसका आई मीन जो अर्ली इंडिकेशन होगा रिकवरी का वो हमको ब्रोकिंग कंपनी से पता लगेगा, बिकॉज जब ब्रोकिंग कंपनी अच्छा करना स्टार्ट करेंगी तब उसका इंपैक्ट जो है आगे चल के सीडीएसएल के नंबर्स में दिखेगा, क्योंकि डीमैट अकाउंट तो उन्हीं के लिए ओपन हो रहा है। जब उनके लिए ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन होगा इसका मतलब लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ट्रेड करने में, ट्रांजैक्ट करने में, तो उनका ब्रोकरेज इनकम बनेगा एंड वहीं से आगे चल के सीडीएसएल का भी इनकम ग्रो करना स्टार्ट होगा। बट अभी ऐसा कोई ट्रेंड दिखता नहीं है। हमने भी काफी सारी कंपनीज का कॉन कॉल डिस्कस किया है एंड मोस्टली सबका कहना है कि Q4 जो होगा FY26 का वहां पे थोड़ी थोड़ी चीजें बेटर होना स्टार्ट होगी। एक और मैं परसेप्शन देख रहा हूँ कि सीडीएसएल का स्टॉक का जो मीडियन पी है वो 46 है और अभी करंट पी 50-52 के आसपास है। तो अगर इसका स्टॉक का पी मीडियन पी के नीचे आ जाता है, लेट्स सपोज 40-45 आ जाता है, तो ये एक बहुत अच्छा बाय वाला एक तरीके का बाय वाला बेट बन जाएगा। आई मीन ये भी एक तरीके से आप देखो तो बिल्कुल सेंसलेस चीज हो गई, क्योंकि हम बिजनेस को तो देख ही नहीं रहे हैं कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर बिजनेस ही एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है मतलब थोड़ा सा चैलेंजिंग फेस है और आगे का क्लियर कोई क्लैरिटी नहीं है कि कब ये रिकवर होगा, तो सिर्फ पीई देख करके या फॉरवर्ड पीई देख करके हम इन्वेस्टिंग डिसीजन नहीं ले सकते। हाँ, आई मीन वर्स्ट वाला जो पार्ट था वो मे बी अब जा चुका है, यहाँ से आने वाले क्वार्टर्स में इतने खराब नंबर्स ना हो मे बी, बट वो भी हमको ट्रैक करते रहना पड़ेगा। बाकी पूरे कैपिटल मार्केट स्पेस का अगर आप देखोगे तो आने वाले एक दो क्वार्टर में थोड़ा सा वैसा सिचुएशन होगा जैसा अभी माइक्रो फाइनेंस का है। जैसे माइक्रो फाइनेंस का हम देख रहे हैं कि नंबर्स इतने अच्छे नहीं आ रहे, कंपनीज या तो लॉस रिपोर्ट कर रही है या प्रॉफिट में 70-80% का फॉल है, लेकिन जो अर्ली इंडिकेशन की हम बात करते हैं वो दिखना स्टार्ट हो गया हमको माइक्रो फाइनेंस के नंबर्स में, जहां पे उनका कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर, उनका एसेट क्वालिटी का नंबर थोड़ा थोड़ा स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। सेम मेरा जो मानना है कि कैपिटल मार्केट स्पेस में भी हमको ये Q2 Q3 के अराउंड थोड़ा थोड़ा अर्ली इंडिकेशन दिखना स्टार्ट होगा, जहां पे नंबर्स इनके खराब ही आएंगे मे बी, लेकिन इनके कॉन कॉल्स में मैनेजमेंट के कमेंट्री से थोड़ा बहुत वहां से हमको आइडिया लगेगा कि आगे चल के इनका कैसा ट्रेंड रह सकता है। तो तब तक के लिए ट्रैकिंग कंटिन्यू रखना है। अभी तो ऑफकोर्स कोई पॉइंट बनता नहीं है अपने कैपिटल को अननेसेसरी ऐसे बिजनेस में स्टक करने का, बहुत सारी बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, लेकिन ट्रैकिंग कंटिन्यू रखना है। बाकी आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।